आज हमारे पास 1910 में लिखी गई एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, हाउ टू आर्ग्यू एंड विन, मतलब बहस कैसे करें और जीतें। ग्रैनविल क्लेजर की। हाँ, अब सवाल यह है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये गाइड आज के इस दौर में, ट्विटर और व्हाट्सएप के जमाने में। बिल्कुल, आज के दौर में अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के बारे में क्या सिखा सकती है। ये एक दिलचस्प सवाल है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है, इस पुरानी किताब से तर्क करने के वो सदाबहार सिद्धांत निकालना जो शायद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चलिए देखते हैं। तो इस विषय की गहराई में उतरते हैं। किताब की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी विचार से होती है। हाँ। कि तर्क का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, बल्कि अपनी बात से दूसरों को सहमत करना है। पर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है सत्य की निरंतर खोज से। लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं। सत्य की खोज। हाँ, कि हमें सत्य को केवल सत्य के लिए ही खोजना चाहिए। यहाँ तक कि वो आइजैक न्यूटन का उदाहरण देते हैं। अच्छा। जिन्हें लगता था कि वो बस समुद्र किनारे कंकड़ पत्थर जमा करने वाले एक लड़के की तरह है, जबकि सत्य का विशाल महासागर उनके सामने अनखोजा पड़ा है। और एक बार जब आपके पास तथ्य आ जाए तो अगला कदम क्या है? किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। कौन सी? सूचना का मतलब जरूरी नहीं कि अंतर्दृष्टि हो। ये मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल, ये तो आज के लिए ही लिखी गई लगती है। हाँ। यहाँ महत्वपूर्ण है तरीका। किताब में इमर्सन का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक वक्ता जिसके पास दर्शकों जितनी ही जानकारी होती है, वो सिर्फ तथ्यों को एक नए स्थान पर रखकर उन्हें एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। मतलब सब कुछ विचारों को व्यवस्थित करने के बारे में है। एकदम सही। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, स्पष्टता। ये किताब सही शब्दों के इस्तेमाल को लेकर लगभग जुनूनी है। हाँ, और होनी भी चाहिए। इसमें एक डॉक्टर और एक मरीज के रिश्तेदार के बीच की बातचीत है जो बड़ी मजेदार है। हाँ, वो अस्पष्ट भाषा का बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ वे एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाते। क्यों शब्द साफ नहीं है? बिल्कुल, लेखक कुछ इसलिए अता जैसे मतलब जो वेग शब्द है उनके खिलाफ चेतावनी देते हैं। सही बात है। अगर लोगों ने अपने शब्दों को ठीक से परिभाषित नहीं किया है तो बहस तो हमेशा के लिए चल सकती है। इसीलिए यह किताब स्पष्ट परिभाषाओं पर जोर देती है और उसके लिए कुछ नियम भी बताती है। जैसे कि परिभाषा में उस शब्द का इस्तेमाल न करें जिसे आप परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सत्य है और स्पष्ट शब्द हैं। अब हम तर्क का ढांचा कैसे तैयार करें? यहीं पर किताब एक थोड़ी अकादमिक सी चीज का जिक्र करती है, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म, ये क्या होता है? सिलोजिज्म या न्याय वाक्य, लेकिन इसका उपयोग यह परखने के एक तरीके के रूप में किया गया है कि आपका तर्क वैध है या नहीं। मतलब एक लॉजिक चेकर की तरह। हाँ, बिल्कुल। और इसको समझाने के लिए कुछ जानबूझकर मजेदार और गलत उदाहरण दिए गए हैं। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि तर्क कैसे गलत हो सकता है। जैसे एक उदाहरण है, बुद्धि से बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है। सूखी रोटी कुछ नहीं से बेहतर है, इसलिए सूखी रोटी बुद्धि से बेहतर है। हाँ, ये तो बेतुका है ना? यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि तर्कशास्त्र आपके ज्ञान को इस्तेमाल करने का एक उपकरण है, वो खुद ज्ञान का स्रोत नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ सूखे तर्क के बारे में तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब को अच्छी कहानियां बहुत पसंद है। हाँ, वो अपनी बात को मजबूत ढंग से रखने के लिए कई उदाहरण देती है, जैसे धूम्रपान के खिलाफ तर्क। तो सिर्फ आंकड़े नहीं देने? नहीं, सिर्फ आंकड़े देने के बजाय यह सुझाव देती है कि एक पिता $5 के बिल को सिगरेट की तरह लपेटकर जलाए अपने बेटे के सामने। हाँ, और अपने बेटे को दिखाए कि वो हर दिन यही कर रहा है, और साथ में ये भी बताए कि बेटा तो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वाह, इसका उद्देश्य तथ्यों को यादगार और प्रभावशाली बनाना है। बिल्कुल। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। किताब तर्क पर उतना ध्यान नहीं देती जितना तर्क देने वाले व्यक्ति पर देती है। सही पकड़ा आपने। ये आम गलतियों के बारे में बात करती है। इसमें एक बड़ी गलती है खुद सोचने के बजाय दूसरों की राय को बस दोहरा देना। अच्छा। और दूसरी है मानसिक आलस्य, किसी विषय की पूरी तरह से जांच न करना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आपके पूरे तर्क का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्पष्ट और एकल निश्चित प्रस्ताव होना चाहिए। और फिर आता है व्यक्तित्व। किताब का दावा है कि इसी वजह से कुछ लोग सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ नहीं। हाँ, इसमें तो शरीर की मुद्रा तक की बात की गई है। एक सीधी रीढ़ की हड्डी व्यक्ति में वैसी ही भावना का संकेत देती है। ये थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन इसका एक गहरा मतलब है। क्या मतलब है? यह एक समग्र दृष्टिकोण है। यह एक मजबूत व्यक्तित्व को आत्मविश्वास, गंभीरता और एक और बड़ी अजीब चीज से जोड़ता है। वो क्या?
कर्ज से मुक्ति। क्या? कर्ज से मुक्ति मतलब अगर किसी पे लोन है तो वो अच्छा तर्क नहीं दे सकता? हाँ हाँ, किताब का तर्क है कि कर्ज आत्मविश्वास को नष्ट कर सकता है अच्छा। और इस तरह आपकी मनाने की शक्ति को भी कम कर सकता है। ये 1910 का दृष्टिकोण है, पर सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे मनोवैज्ञानिक बोझ हमारे खुद को प्रस्तुत करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। एकदम। किताब में अलग अलग पेशों के लिए सलाह दी गई है, लेकिन वकील वाले अध्याय में एक अविश्वसनीय कहानी है, अब्राहम लिंकन की। वो कहानी इस किताब में बताई गई हर बात का एक सटीक उदाहरण है। बताइए। एक गवाह दावा करता है कि उसने चांदनी रात में एक हत्या होते देखी। ठीक है। लिंकन, जो बचाव पक्ष के वकील थे, उसे अपनी कहानी बनाने देते हैं। उससे सारी जानकारी की पुष्टि करते हैं, दूरी, समय और वो चांदनी रात। तो लिंकन ने उसे बीच में टोका नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपना जाल खुद बुनने दिया। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। हाँ, लिंकन अपनी जेब से एक पंचांग निकालते हैं। एक पंचांग? हाँ, एक एल्मेनेक, और साबित कर देते हैं कि उस रात चांद अगली सुबह 1 बजे तक निकला ही नहीं था। अरे वाह! ये सुनकर गवाह टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। कमाल है। ये तथ्यों, धैर्य और नाटकीय समय का उपयोग करके एक झूठे तर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने 1910 की इस गाइड को देखा और इसमें सत्य की खोज, स्पष्ट भाषा का उपयोग, एक मजबूत व्यक्तित्व और एक सही जगह पर रखे गए तथ्य की शक्ति, इन सब के बारे में सलाह पाई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसमें से कितना कुछ समय के परे है। हाँ, मतलब संचार की तकनीक बदल जाती है, पर मनाने का मनोविज्ञान, स्पष्टता, आत्मविश्वास, संरचना और ईमानदारी, वो स्थिर लगता है। किताब के अंत में फ्रांसिस बेकन और जॉन लॉक जैसे विचारकों के लेख हैं। बेकन कहते हैं कि एक झूठ ईश्वर का सामना करता है और इंसान से डरकर पीछे हट जाता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है ना? यह किताब एक ऐसे युग में लिखी गई थी जहां भाषण और औपचारिक बहसें होती थी। इसे पढ़कर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या सोशल मीडिया, मीम्स और 280 अक्षरों वाले तर्कों के हमारे इस युग में हमने धैर्यपूर्ण और संरचित तरीके से अपनी बात मनवाने की कला खो दी है? अच्छा सवाल है। क्या अब तर्क जीतना, सत्य और स्पष्टता के बजाय गति और शोर के बारे में अधिक हो गया?